नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस समय देश भर में 8,46,000 से ज्यादा प्राइमरी कोऑपरेटिव हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 31 करोड़ 61 लाख से ज्यादा है। इस लिहाज से देखें तो करीब 150 करोड़ की आबादी वाले देश में हर पांचवां व्यक्ति किसी न किसी कोऑपरेटिव से जुड़ा है। मगर क्या वाकई ऐसा है? अगर आप अपने आसपास के लोगों को ही देखें और विश्लेषण करें तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति कई कोऑपरेटिव का सदस्य बन सकता है और इस पर कोई कानूनी रोक टोक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यही वजह है कि कागजों पर सदस्यों की संख्या तो करोड़ों में है, लेकिन वास्तविक रूप से इतने लोग कोऑपरेटिव के सदस्य हैं ही नहीं। भारत में सहकारिता आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1904 में सहकारी सोसाइटी अधिनियम के पारित होने के साथ हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालने और उन्हें सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था और इसके बाद 1907 और 1912 में इसमें संशोधन हुए, जिसमें यह आंदोलन पूरे देश में फैल सका। 1912 के संशोधन में सहकारी समितियों के प्रकारों का विस्तार हुआ और बाद में प्रांतों को अपने कानून बनाने का अधिकार मिला, जिससे आंदोलन का और विकास हुआ। इसी की बदौलत अमूल और लिज्जत पापड़ जैसी सहकारी संस्थाएं घर घर में जानी और पहचानी जाने लगी। आजादी के बाद बनी कोऑपरेटिव इफको, क्रिप्को, नेफेड, सुधा, नंदिनी जैसी सोसाइटीज ने भारत सहकारी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देश में किन किन क्षेत्रों में कोऑपरेटिव काम कर रही है और किन राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज मजबूत हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में 30 क्षेत्रों में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा डेयरी कोऑपरेटिव हैं, जिनकी बदौलत भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक बन सका है। डेयरी कोऑपरेटिव की संख्या पूरे देश में 1,55,000 से ज्यादा है, जिनके 13 करोड़ 29 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। दूसरे नंबर पर एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स है, जिनकी संख्या 1,04,000 से ज्यादा है। पैक्स के सदस्यों की संख्या 13 करोड़ 9 लाख से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी है, जिनकी संख्या 83,000 से ज्यादा है। इनमें 4 करोड़ 83 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। इनके बाद लेबर कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोऑपरेटिव, फिशरीज कोऑपरेटिव का नंबर आता है। जहां तक राज्यों की बात है तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,25,000 प्राइमरी कोऑपरेटिव हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 2 करोड़ 86 लाख से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 85,000 से ज्यादा प्राइमरी कोऑपरेटिव हैं और 95 लाख से ज्यादा इनके सदस्य हैं। तीसरे नंबर पर तेलंगाना, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पर कर्नाटक है। तेलंगाना में 60,000 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 54,000 से ज्यादा और कर्नाटक में 46,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। राजस्थान में करीब 42,000, तो हरियाणा जैसे छोटे राज्य में भी 34,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। आइए अब देखते हैं पूर्वी राज्यों का क्या हाल है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 40,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है। मगर यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सक्रियता कम है। इसी तरह ज्यादा आबादी वाले अन्य राज्यों में शामिल बंगाल में 32,000 से ज्यादा, बिहार में 27,000 से ज्यादा, असम एवं झारखंड में 12,000 से ज्यादा और उड़ीसा में 8,000 से ज्यादा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश के सहकारिता क्षेत्र में कितना विरोधाभास है। पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की तुलना में पूरब के राज्यों में सहकारिता आंदोलन उतना मजबूत नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों के लोगों ने सहकारिता के महत्व को बहुत अच्छे से समझा। पूर्वी राज्यों के लोग उनकी तुलना में इसके महत्व को देरी से समझ पाए। इसके अलावा उन्होंने पहले ही यह समझ लिया कि इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। किसी भी सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए उसके शेयर लेने होते हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि आप उसमें जितनी पूंजी लगाएंगे उतनी हिस्सेदारी आपको मिलेगी और उसी के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। सहकारी समितियां अपने मुनाफे का 20% तक डिविडेंड देती है। पहले तो इस पर कोई रोक टोक नहीं थी और इससे ज्यादा भी डिविडेंड मिलता था। तो हुआ यह कि जिन लोगों ने इसका महत्व पहले समझ लिया था उन लोगों ने नए बनने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश कर शेयर लेना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ एक निश्चित प्रतिशत तक डिविडेंड मिलता है, इसलिए निवेश पर घाटे का कोई रिस्क ही नहीं था। इसके अलावा इन लोगों ने बैंकों से ब्याज पर पैसा लेकर भी निवेश किया। बैंक 10-12% तक ब्याज पर कर्ज देते हैं और उन्हें डिविडेंड मिलता है 20% और उससे भी ज्यादा। ऐसे में अपनी जेब से पैसा भी नहीं लगा और कमाई भी हो गई। इसे ही कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। जी, इस खेल को पूर्वी राज्यों के लोगों ने बहुत बाद में समझा। यही नहीं, पूर्वी राज्यों में जो सहकारी संस्थाएं अच्छा काम कर रही थीं, उसे सहकारी नेताओं ने राजनीति और लूट खसोट का अड्डा बना लिया। उत्तर प्रदेश की पराग डेयरी इसका एक बड़ा उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों के कोऑपरेटिव में राजनीति और लूट खसोट नहीं होती, लेकिन वे काम भी करती हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अगर मार देंगे तो अंडा कहां से मिलेगा। पूर्वी राज्यों में इसका उलट हुआ। वहां के सहकारी नेताओं ने सहकारी संस्थाओं को दुधारू गाय समझ लिया। जब तक दूध मिला सेवा की और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो सड़क पर छोड़ दिया। अब केंद्र सरकार ने पूरब के राज्यों में भी सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के कदम उठाए हैं, जिसका नतीजा आना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस ओर देश का ध्यान खींचते रहे कि पूरब के पिछड़े राज्यों के गरीब व किसानों की हालत में सुधार की सख्त जरूरत है। उनके इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता से प्रत्येक गांव और हर व्यक्ति को जोड़ने का अभियान मिशन मोड में शुरू कर दिया। हालांकि सुधा, वेस्टफेड जैसे कई कोऑपरेटिव्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जिससे किसानों के जीवन में आर्थिक समृद्धि आ रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।